जय हिंद साथियों। आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक के आज के समय में एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी बुक को अध्ययन अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्लास 6 अध्याय 8 तक पूरा कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अरविंद राजा बना। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रूप रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर हल चहलकदमी करेगा। किसने सोचा? अरविंद ने ये सब। ठीक है, जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, वो कैसा होगा? एक संगीतज्ञ राजा बनेंगे। कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा, वह कौन हो सकता है जो कि संगीतज्ञ राजा थे। ठीक है, किसने सोचने लगा? अरविंद, जो कि भूमिका अदा कर रहे हैं अरविंद ने। ये नाटक खेल रहे हैं अपने स्कूल में, लेकिन जब ये कहा कि आपको संगीत भी बजाना होगा, वीणा भी बजाना होगा, तो अरविंद सोचने लगा कि आखिर वो ओरिजिनल में जो राजा थे, किसका हम ओरिजिनल किसके किस राजा के का भूमिका हम अदा कर रहे हैं, जो ओरिजिनल में राजा है, ये सोचने लगे। चलिए पढ़ते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। ठीक है, कौन सा राजा? समुद्रगुप्त की भूमिका, राजा जो समुद्रगुप्त थे उसकी भूमिका अदा कर रहे हैं। कौन? अरविंद कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ठीक है, रचना इनकी। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जो बताया गया है वो रचना में मिलती है। और जो कवि थे उनके, कौन? कवि और उसके ही मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य में लिखा गया था। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे ये सब मिला कहाँ? राजा अशोक के स्तंभ में खुदाया गया था, उसी में मिला कि ये समुद्रगुप्त के बारे में जो रचना रची गई है वो कवि ने और मंत्री हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ये विशेष किस्म का जो अभिलेख है इसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। यह एक कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। ये जो काव्य लिखे गए हैं, ये काव्य का मतलब है प्रशस्ति, और यह संस्कृत जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। प्रशस्तियाँ लिखने यानी प्रशंसा करने का जो कविता लिखते थे, पहले भी इसका प्रचलन था, पहले भी लिखते थे। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। गौतमी पुत्र जो श्री सातकर्णी जो थे उसके बारे में भी पढ़े हैं। तो ये प्रचलन पहले से ही, इससे पता क्या चल रहा है कि पहले से ही यह प्रचलन था। क्या चीज़? प्रशस्ति लिखने का। ठीक है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना। काव्य या कहानी लिख करके जो प्रशंसा करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। परंतु गुप्त काल में ये प्रशस्ति का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कि समुद्रगुप्त की क्या गया? प्रशंसा। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, कवि ने इसमें क्या? राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। ठीक है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। राजा को किसके बराबर में? ईश्वर के बराबरी में बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। प्रशस्ति में कौन सा? लंबे लंबे वाक्य भी दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। कौन सा? ठीक है, योद्धा समुद्रगुप्त क्या लिखा है?
जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। समुद्रगुप्त के जो शरीर में है वो कौन कौन से कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों से जो सैकड़ों घाव बना हुआ था उसके शरीर में, उसको देख करके बहुत सुंदर दिखता है, यानी कि उसका शरीर। ठीक है, तो ये था इनका समुद्रगुप्त के बारे में कि उसका शरीर कैसा दिखता है। तो ये जो बोला कि यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। मानचित्र इसमें 7 पेज नंबर 89 इसमें ये क्षेत्र है जो कि हरे रंग का कलर किया गया है। कनौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। तुम्हारे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में क्या, पूर्वी जो क्रम में है समुद्र के तरफ से क्या है, एक क्रम लाल लाल दिखेंगे। ठीक है, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ठीक है, ये भी अभी देखें। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कितना, 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं के बारे में और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति जो है उसका वर्णन किया गया है। देख लीजिए, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, ये 9 राजा शासक था जो कि हरा करके समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आए। ठीक है, उसके बाद दक्षिणापथ का 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। हार जाने पर ये सब ने क्या, समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पित कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तुम्हारा राजा ठीक है, तुम अपना शासन करो लेकिन अंडर मेरे रहेगा, यानी कि मेरे अंडर में तुम लोग रहोगे। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। पड़ोसी देश जितना भी है ना वो किस रंग का रंगा गया है, बैंगनी रंग का रंगा गया है। ठीक है, ये बताया गया है। आंतरिक राज्य लाल रंग इस तरह का है, बाहरी राज्य इस तरह का है, आर्यावर्त इस तरह का है, नगर जो है काला रंग का है, गुप्त वंश का जीता गया जो है वो लाल रंग का है। आगे, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ अध्याय 5 याद करो, अध्याय 5 में ये सब देख लिए थे, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, ये भी पढ़ लिए थे, जो कि उपहार लाते थे समुद्रगुप्त के लिए। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये भी पढ़ चुके हैं सब। बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इसमें क्या थे, श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। श्रीलंका का जो राजा थे उसने क्या, समुद्रगुप्त से के अधीन रहा और अपनी पुत्री को उसमें क्या, शादी भी कराया, विवाह भी कराया। ठीक है, वंशावलियां, अब क्या, वंशावलियां, यह मानचित्र है। मानचित्र के बारे में देख लिए हम लोग। मानचित्र प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन तथा पाटलिपुत्र। ठीक है, ढूंढो उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ढूंढो। इसमें दिया गया है पाटलिपुत्र कहाँ है और उज्जैन कहाँ है। उज्जैन यहाँ है, पाटलिपुत्र यहाँ है, तो ये सब आप लोग ढूंढ सकते हैं। अब वंशावली पढ़ेंगे। अधिकांश प्रशस्तियों शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। प्रशस्तियों में
शासक का पूर्वज कौन कौन है ये भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के परिणित प्रपितामा, ठीक है, प्रपितामा पितामा यानी कि परदादा दादा पिता, सॉरी प्रपितामा में मतलब क्या, परदादा, पितामा मतलब दादा और पिता और माता के बारे में बताती हैं। किसमें, प्रशस्ति में। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगण की थी, सही है, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक, पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। यानी समुद्रगुप्त के जो पिताजी थे वो क्या थे, चंद्रगुप्त, वो महाराजा धीराज की उपाधि उसका धारण किया गया था, वो कहा गया था उसको। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, ठीक है। उनके दादा और परदादा किस रूप में उल्लेख है, महाराजा के रूप में उल्लेख है, यानी कि राजा ही थे ये लोग। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, ठीक है। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से राजा से सजाओ, राजा महाराजाओं, अधिराज महाराजा, ठीक है, ये सब मतलब महाराज, अधिराज, महाराज, महाराजा, ये सब क्या एक उपाधि है। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे, और ये याद रखना है, क्या याद रखना है, अभी जो बताया कि जो चंद्रगुप्त जो थे वो कौन सा था, महाराजा धीराज की उपाधि उसने धारण किया था, यानी कि उसको किस रूप से, महाराजा धीराज के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को महाराजा के रूप में, और उसका परदादा भी किस रूप में, महाराजा का उपाधि मिला है। एक चंद्रगुप्त थे, उनके चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त के पिताजी थे, इन्हीं को क्या, महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। चलिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जिसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। किनके बारे में, उनके जो बेटे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, समुद्रगुप्त के बेटे कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उनके बारे में भी मिलता है वंशावली में, ठीक है। उसके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके बारे में अभिलेख और सिक्के में पता चलता है उनके बारे में। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया, ठीक है। पश्चिम भारत में जो सैन्य अभियान में परास्त कर दिया अंतिम शक शासक को। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनका चंद्रगुप्त द्वितीय का हमेशा क्या, विद्वानों से उनके दरबार भरा हुआ था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। इनमें से जो विद्वान जो थे उन सब के बारे में इस अध्याय में, अध्याय 10 में मिलेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है, ठीक है। जिस तरह गुप्त वंश का शासक में किससे, अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है उनके बारे में, उसी तरह कुछ अन्य शासकों का भी जीवन के बारे में जो पता चलता है, वो शासकों के बारे में जो पता चलता है उनके जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, ऐसे ही कौन सा राजा थे, हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। इन्होंने कितना, 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया था। उनके दरबारी कवि वान भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, ठीक है। उनके जो दरबारी कवि थे वान भट्ट, उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी, और कौन सा, हर्षचरित लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। हर्षचरित में जो लिखे थे किसने, वान भट्ट ने संस्कृत में जो लिखे थे बुक, वो उसमें क्या, हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए, उसका वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का कहानी दिया गया है। चीनी तीर्थयात्री स्वान, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में जो पढ़ चुके हैं, हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें
काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। कौन? ह्वेन-त्सांग। ठीक है, कहाँ? हर्ष के दरबार में रहे थे काफी समय। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। जो भी कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया उसने। ठीक है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ठीक है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन जब उनका बड़े बेटा का जो मृत्यु हो गई तब वो राजा बने। कहाँ के? थानेसर के। उनके बहनोई कनौज मानचित्र नवासी के शासक थे। कहाँ पर? कनौज के शासक थे। किनके बहनोई? हर्ष के बहनोई। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, जब बंगाल, देखिए क्या था कि कन्नौज का राजधानी किनका? हर्ष का बहनोई थे, वहाँ का शासक राजा। लेकिन जब बंगाल का जो शासक उन पर हमला करके उनके बहनोई को मार दिया, तब किसने? हर्ष ने वो बंगाल के राजा जो वहां पर कन्नौज पर अधिकार किया था, फिर से हमला करके उसने अधिकार कर लिया। किसने? हर्ष ने अधिकार कर लिया फिर पुनः, और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और फिर कहाँ? कन्नौज पर तो हमला करके अधिकार में ले ही लिया, लेकिन फिर से कहाँ पर? जो बंगाल का जो राजा था वहां पर हमला करके वहां पर भी आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जितना भी यह क्षेत्र में मिला कन्नौज बंगाल में, उतना अन्य क्षेत्र में नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, जैसे ही उन्होंने नर्मदा नदी को पार करते हुए जब आगे बढ़ने का कोशिश किया तब चालुक्य नरेश जो थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उसको रोक दिया। कहाँ चढ़ाई करने? दक्कन पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहां चालुक्य नरेश ने क्या? रोक दिया। ठीक है, भारत का राजनीतिक मानचित्र को देखो और सोचिए। चलिए ये पढ़ते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, अब उसके प्रशंसा। ठीक है, ये तो हर्ष के बारे में प्रशंसा देखें। अब पल्लव चालुक्य आ गया बीच, अब आ गया इसके बाद चालुक्य आ गया, चालुक्य नरेश आ गया। अब इसके बारे में क्या? इसका प्रशस्तियां देखेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। सही है कि पल्लवों का राजा जो उनकी राजधानी जो थी कांचीपुरम के आसपास से लेकर के कहाँ तक? कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच जो है वहां पर स्थित था। किसका? चालुक्य का राज्य। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, याद रखना। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल जो था प्रमुख क्या था? व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। ठीक है, धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र से लेकर के धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर बने थे। ठीक है, जहाँ यहाँ पर क्या? कई मंदिर बने थे। कहाँ पर? ऐहोल में। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। प्रमुख रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। ठीक है, राजधानी कहाँ पर बनता था? शहर पर, और जो शहर पर निशाना बनाता था, अतिक्रमण करता था ये दोनों, पल्लव और चालुक्य। कभी इसके राज्य में ये घुस जाता था, कभी इसके राज्य में ये घुस जाता था और हमला करने का कोशिश करता था। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ हमला करने का कोशिश करता था? राजधानी पर। राजधानी कहाँ पर बना हुआ था? शहर में। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ठीक है, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि वो सबसे चालुक्य राजा थे। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ऐहोल जो था पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा से यह राज्य क्या था? प्राप्त हुआ था।
रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। ठीक है, रवि कृति के अनुसार उन्होंने कहाँ पर, पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय पर अपना अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने, अभियान का मतलब क्या होता है, वहां पर जा करके नियंत्रण करना, अपने राज्य को बढ़ाने का कोशिश करना। अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। और इसने क्या, हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। जब वो पराजय कर दिया पुलकेशिन द्वितीय, तो अब वो हर्ष क्या, हर्ष नहीं रहा, मतलब वो खुश नहीं रहा, खुशी नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को भी नहीं रोका, बल्कि जो पल्लव का राजा था उसके ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के बीच शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। ये थोड़ा सा ही था, विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट, ये सब आपस में दोनों जब वंश लड़ाई करेंगे तो क्या आपस में क्या कमजोर होते गए। अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, और चोल वंश आकर के ये दोनों को समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, चोल वंश के बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन राज्यों का प्रशंसा कैसे चलता है, प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, देख लेते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। पहले भी क्या भूमि कर था, अभी भी क्या भूमि कर बना रहा है इसका। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्राथमिक इकाई प्रशासन का कहाँ होते थे, गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वालों लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, मतलब उसका बेटा पोता इस तरह से बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायी अधिकारी थे। ठीक है, वो पिता से ही प्राप्त हुआ था, उसका पिताजी ये मुख्य न्यायाधीश पहले थे, तो उसी के पद पर उसका पुत्र हरिसेन आ गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक है, कई सारा पद पर एक ही व्यक्ति संभालते थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, क्या स्थानीय प्रशासन, स्थान का प्रशासन ये लोग होता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, ये सब तो अंडर में रहते थे राजा के, लेकिन ये सब इतना शक्तिशाली होते थे कुछ समय बाद क्या खुद अपना राज्य बना लेते थे। सोच कर बताओ, अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने के में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान बताइए। अगर अफसर, अगर उसका बेटा ही और उसका लेकर के बेटा का बेटा 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 यही सब अगर अफसर बनते रहेंगे तो क्या नुकसान और क्या फायदा है, चलिए सोचिए आप लोग। एक नए प्रकार की सेना, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। ठीक है, कुछ राजा अभी भी क्या पुराने तरह राजाओं की तरह से सुसंगठित सेना रखते थे सॉरी, जिसमें से पैदल, घुड़सवार,
सिपाही ये सब होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। आवश्यकता पड़ने से राजा को कौन सैनिक सहायता देते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। ठीक है, मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं देता था, नियमित रूप से वेतन नहीं देता था, बदले में कुछ भूमिदान देता था। दी गई भूमि से यह कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों को देखभाल करते थे कि आपको हम 10 बीघा दे दिए, ठीक है, 10 एकड़ दे दिया, 20 एकड़ दे दिया, अब इसमें आप खेती करवाइए किसानों से और यहाँ पर क्या कर वसूलिए और उस खर्च से आप घोड़े का अपना परिवार को चलाइए। ठीक है, वेतन नहीं मिलता था, भूमि मिल जाता था। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और इसके युद्ध के लिए भी वो खुद ही हथियार जुटाना पड़ता था। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इस तरह का व्यक्ति क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगर शासक ही उसका अगर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, तो यही सामंत क्या वो स्वतंत्र होने का और अपना खुद राज्य बनाने का कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ये सब उतना कठिन नहीं है शब्द, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पढ़ पढ़ कर। जहाँ पर कठिन होगा वहाँ पर समझाने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण, देखिए, जिन इलाकों के स्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। जिसमें कि ब्राह्मण नहीं होते थे भूस्वामी का, तो वहाँ पर कौन उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम व्यापारियों का एक संगठन, जहाँ पर अधिक व्यापारी रहता था, उसको हम क्या कहने लगे? नगरम कहते थे। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये क्षेत्र में क्या धनी व्यक्ति और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों पर ही नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। इसमें से क्या बहुत ही स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। सही है। अब उस जमाने में आम लोग का क्या महत्व था वो देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। लोगों के बारे में हमें किससे मिलती हैं? नाटकों और कुछ स्रोतों से मिलती हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें से कालिदास जो थे, राजा के दरबार में जीवन को चित्रण करने के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। कौन? कालिदास। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। नाटक में क्या राजा और अधिकांश लोग किस भाषा में बोलते हुए दिखाया गया है? संस्कृत भाषा में। जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। राजा और ब्राह्मण, ये सब जो पूंजीपति लोग जो थे, ये सब संस्कृत भाषा में बोलते हुए दिखाया गया है नाटक में, और अन्य लोग जो हैं, जन लोग हैं, वो लोग किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नाटक एक राजा किसका है? अभिज्ञानम शकुंतलम जो है वो कालिदास का है रचना, प्रसिद्ध नाटक है ये। और ये दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती के प्रेम कहानी के बारे में लिखा है। किसमें? अभिज्ञानम शकुंतलम में। इस नाटक में ये जो है ना पुस्तक, हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें ये पुस्तक के बारे में पूरा डिटेल से कहानी इसका बताएंगे। क्यों? किसके बारे में? महाराजा दुष्यंत नामक एक राजा के बारे में और शकुंतला के नामक के बारे में। उसका प्रेम कहानी जो है वो कहानी उसमें दिया गया है, इस बुक में दिया है, जो कि हिंदी साहित्य में पढ़ना पड़ता है इस बुक को। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे
के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देख लेते हैं इसमें। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ठीक है, शायद आप लोग सुने होंगे ये कहानी, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। यह अंगूठी किसको? राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। दुर्घटनावश किसी तरह समुद्र में गिर गया और वहां से मछली निकल गया। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। ठीक है, चोरी पर आरोप लगा दिया और जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी बुरी तरह से उस मछुआरे पर पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। ठीक है, पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके हाथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, उसके साथ जो है शराब खाने चल पड़े कि आओ तुमको शराब पिलाते हैं। ठीक है, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता और पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह बर्ताव किया जाएगा? सोचिए आप लोग। ठीक है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। अब बताइए, अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, वो सब। और राजा अशोक जो है वो भी प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखवाए थे 2250 ईस्वी में, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बीच बीच में पिछले अध्याय का क्वेश्चन भी पूछ देता है। देखिए, यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे कि इस जो गरीब मछुआरे थे के साथ राजकर्मियों दुर्व्यवहार की बात कही गई, जो अभी कहानी इसका पढ़े। ठीक है, अब चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ऊंचे और शक्तिशाली लोग क्या अछूत मानते थे, इसके तरफ भी ध्यान गई। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। ये अछूत लोगों को क्या शहरों के बाहर रहना पड़ता है। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे कि हम क्या हैं, अछूत हैं, इसलिए हम ये शहर आने से पहले क्या लकड़ी पर चोट करते रहते थे, मारते रहते थे, पीटते, ताकि वो आवाज़ निकले और लोग जो धनवान सब लोग हैं, पूंजीपति सब जो लोग हैं, उसको पता चल जाए और वो अलग हो जाए, उससे उसमें भिड़े नहीं, टच ना हो। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो का मूवी है उसमें भी इसी तरह का खेल है, लेकिन उसमें ये लकड़ी का पीटने का नहीं है। बाकी वो जो हीरो हैं, ठीक है, तो वो क्या डायरेक्ट व्यापारी नील का खेती करते थे उसके पिताजी, और वो क्या कर व्यापारी करने के लिए वो वहाँ चले गए थे और फिर वो अंदर चले गए थे जो उच्च स्थान पर शहर बसा हुआ था। एक लड़की के पीछे क्या वो अंदर चले आते हैं जहाँ पर क्या व्यापार लोग और पूंजीपति लोग वहाँ रहते थे। व्यापार भी कौन हो? जो अधिक धनवान वाले व्यापार हो। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे खुद को। ठीक है, एक जगह वानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, राजा की सेना, चलिए पढ़ते हैं इसको। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले चीजें, ठीक है, यात्रा जो करते थे ना उसमें क्या हथियार भी लेते थे और रोजमर्रा जो खाने पीने का चीज है वो भी लेके चलते थे, जैसे बर्तन और असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते
लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। ठीक है। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियों हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले भी जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग पड़ते खड़े होते थे। वन भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ठीक है। सेना के साथ ले जाने वाली चीजें की सूची बनाओ, ग्रामवासियों जो जो पढ़े। ठीक है, क्या क्या लेकर आते थे तो वो भी पढ़े। चलिए, कल्पना करो हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव में, ये कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं, कर सकते हैं आप लोग कल्पना। तो हम लोग इसका अध्याय 9 का पूरा अध्याय अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 10 जो है उसका अध्ययन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। सभी को धन्यवाद।